चलिए बेटा, ग्रुप 16 की मैंने बात शुरू की थी। ग्रुप 16 में मैंने आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया था कि O2 अकेला एक मॉलिक्यूल है अपने ग्रुप के अंदर जो ऐसा गैस डायटोमिक एग्जिस्ट करता है, बाकी सभी एज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था आप लोगों को। अब इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। सल्फर के दो आइसोटोप्स होते हैं बेटा, सिर्फ इतना जानना है, एनसीईआरटी के अंदर आपको दो आइसोटोप दिए हुए हैं, उसकी थ्योरी पढ़ लेना। आज की क्लास मेरी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल रहने वाली है, कंसेप्ट बहुत सारे समझाने वाला हूँ, समझाने वाली चीजों को समझना है। बाकी जो थ्योरेटिकल पढ़ना है वो आपको एनसीईआरटी से कुछ रिएक्शन बताऊंगा, वो आपको याद करनी है या समझनी है। समझने में ऐसा कुछ है नहीं, उसमें याद ही करनी है वो आपको। जैसे कितना आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये फिजिकल या इनकी अबंडेंस पे डिपेंड करता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट किया। जैसे ऑक्सीजन की जहां तक बात है, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, O2 एंड ओजोन। O2 एंड ओजोन, पहले मैं ओजोन की सारी बातें आपको जरूर बता देता हूँ। ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। पानी पेन सब लेकर बैठो, आज बहुत सारा लिखना भी है आपको साथ साथ, और थोड़ा स्पीड तेज रखनी है। चैट मैंने आपकी डिसेबल करा दी है ताकि आप लोगों को परेशानी ना आए, ना ही आपका कोई डिस्ट्रैक्शन हो। चलिए स्टार्ट करता हूं ओजोन से पहले। There are two types of isotopes, allotropes, sorry, two types of allotropes of oxygen, that is O2 and O3, O2 and O3, O2 and O3। ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ओजोन के बारे में डिस्कशन शुरू कर रहा हूं मैं। ओजोन जितना लिखवाऊंगा बेटा मोर देन सफिशिएंट है, आईआईटी में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ओजोन की जहां तक बात है, इट इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नजर ही आ रहा है O3 है तो ट्राइएटॉमिक है। अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज कर जाता है O2 के अंदर। इट इज अनस्टेबल, decomposes into O2। स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी विद वन लोन पेयर। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसकी दो क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो वो हाइब्रिड इस टाइप से बनेगा। बॉन्ड एंगल 116 डिग्री 48 मिनट का होता है इसका। चलिए हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, अनस्टेबल ब्लू डायटोमिक गैस, अनस्टेबल ब्लू डायटोमिक, डाई मैग्नेटिक होगा, डायटोमिक तो हो नहीं सकता, डाई मिसप्रिंटिंग है, बुक के अंदर मिसप्रिंटिंग है बेटा ये। डाई मैग्नेटिक गैस। ऑक्सीजन जहां तक आपको याद होगा, आपने बॉन्ड ऑर्डर O2 का कैलकुलेट किया होगा, वो आपका पैरामैग्नेटिक आता था। ओजोन आपका कैसा आता है, डाई मैग्नेटिक गैस आता है, डाई मैग्नेटिक इन नेचर आता है। द कलर इज ड्यू टू the due to intense absorption of red light, absorption of red light, of red light।
इट इज, ये सेकंड पॉइंट लिखना, ये थर्ड पॉइंट लिख लेना, इट इज डार्क ब्लू इन लिक्विड स्टेट and violet black in solid state. Violet black in solid state. क्वेश्चन के बीच में इस्तेमाल किया जाता है कई बार, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कई क्वेश्चन में इस तरह से स्टेटमेंट में आ जाता है कि एक एक्स कंपाउंड है जो डार्क ब्लू कलर का एग्जिस्ट करता है इन लिक्विड स्टेट, वो इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी रहेगा। It also absorbs strongly in UV region. In UV region. आपको पता लग गया होगा कि इस कोरोना की वजह से एक ओजोन लेयर जो हमारे यहाँ है उसको काफी रिपेयर भी हो गई है वो अपने आप। तो इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस या इसके केमिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। इससे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी जानने की जरूरत नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज पर शिफ्ट होते हैं हम लोग। बेहद जरूरी जानना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन जैसा पहले भी लिखा है हमने, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली unstable, thermodynamically unstable, and decomposes to O2, The decomposition is, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करूंगा, the decomposition is exothermic, solid and liquid forms often decomposes explosively. ये अब जरूरी पॉइंट स्टार्ट होते हैं यहां से बेटा हमारे। ओजोन इज एक्सट्रीमली पावरफुल, ओजोन इज एक्सट्रीमली पावरफुल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, second only to F2 in oxidizing power. And reacts much more
readily than dioxygen, readily than O2. It is one of the best. It is one of the best oxidizing agent in acid solution, in acid solution, and can be dangerously explosive at high concentration. हाई कंसंट्रेशन. एक रिएक्शन लिख लीजिए इसी के साथ में. O3 plus 2H plus electron gives O2 plus H2O. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए. 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है इसका मतलब, क्या समझाया है. प्लीज नोट कर लीजिए. चलिए आगे चलते हैं. अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझनी है अच्छे से. स्टार मार्क करके लिखना बेटा, बहुत जरूरी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं. इट एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट due to ease with which it can liberate atoms of nascent oxygen. Nascent oxygen, that is O3 breaks into O2 plus O. इसका एक और यूज आज ही की क्लास में बताऊंगा कि नेसेंट ऑक्सीजन जब हम निकालते हैं किसी चीज से या नेसेंट रेडियम प्रोड्यूस करती है तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाती है. ये बहुत जरूरी एक फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों. Some of the oxidation reactions of O3 in which O2 are liberated, O2 is liberated are as follows. पहले हम O2 को रिलीज करवाना देख लेते हैं कैसे कैसे होता है. फर्स्ट इसमें पॉइंट डाल रहा हूं मैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सल्फाइड्स. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सल्फाइड्स to metal sulfates. मेटल सल्फेट्स रिएक्शन लिखिए. MS plus 4O3 gives MsO4
plus 4O2. M may be PbCu Zn CD. जनरल लिखवाइए। यहाँ पे सल्फाइड था, यहाँ पे स्टेट ऑक्सीजन सल्फर की -2 थी, जबकि यहाँ पर कितनी आ गई है, यहाँ पर कितनी आ गई है, +6 आनी चाहिए। MsO4 होल ट्वाइस बन जाएगा बेसिकली ये, M2SO4 बनेगा बेटा। ये आपको समझ में आ रहा है, M2SO4 बनेगा ये, M2SO4 बन जाएगा। यहाँ पर स्टेट +6 आ जाएगी, तो -2 से +6 अगर गया तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और यहां से भी अगर मैं 2 नहीं यूज कर रहा हूं, देखो अगर 2 यहाँ पे नहीं यूज किया गया है तो एग्जाम्पल में क्या लिए गए हैं, सारे आपको डाइवेलेंट लिए हैं। आप जानते हैं पीबीबी 2+ होगा, सीयूबी 2+ होगा, Zn 2+, CD 2+। यानी अगर एक इक्वेशन में इस तरह से लिखना चाहूं, अगर पीबीएस के साथ में पीबीएस सॉलिड प्लस ओजोन गिव्स PbSO4 प्लस 4O2 यहाँ ओजोन लगा लेना। तो पहली रिएक्शन आपने क्या देखी है कि ओजोन आपकी ऑक्सीडाइज कर रही है किसको, सल्फाइड्स को सल्फेट्स में, सल्फाइड को सल्फेट्स में। जब मैं खुद पढ़ा करता था, मैं नोट्स ऐसे बनाया करता था, मैं लिखता था ओजोन और सल्फेट को सल्फाइड, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करती है। तो आप इस तरह से इन्हें शॉर्ट नोट्स में भी याद कर सकते हैं, बट शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट में से निकाले जाएंगे। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज नोट कीजिए बच्चों। सेकेंड रिएक्शन बताने जा रहा हूं। दिस इज फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयंस, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयंस into iodine। That is 2HX plus ozone, 2HX plus ozone gives X2 plus H2O plus I2, H2 plus H2O plus I2। अच्छा X2 तो आ गया, तो O2 आना चाहिए वहां पर। अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। O2, X2 की जगह I2 की जगह आप O2 कर लीजिए इसे, दिस इज शुड बी O2। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आयोडाइड, अगर मैं I- ले लूं, अगर I- ले लूं, प्लस इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, प्लस ओजोन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ये सब एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा है। ये सब किसमें हो रहा है बेटा, एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा होगा, एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, I2 रिलीज हो जाएगी, प्लस H2O रिलीज हो जाएगा, प्लस O2 रिलीज हो जाएगी। इसको कई बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा आयोडोमेट्री के अंदर या आयोडीमेट्री के अंदर। एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड्स थे जहां पे I- गिवन होता था, वहां पे हम लोगों ने ओजोन को भी इस्तेमाल किया था एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, ये सल्फाइड्स को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। दूसरा आपने देखा आयोडाइड आयन को I2 में, आयोडाइड आयन को I2 में क्या कर देती है, फिर से उसे क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है बेटा। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट्स, सल्फाइड्स, sulfides to sulfates
and nitrates and nitrates and nitrates. NaNO2 plus O3 gives NaNO3 plus O2. ऐसे ही Na2SO3 plus ozone gives Na2SO4 plus oxygen. फोर्थ वन, कई ये नॉन मेटल्स या कई एलिमेंट्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है। जैसे अगर मैं लिखूं रिएक्शंस विद सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक in presence of moisture, in presence of moisture that is S plus H2O plus ozone gives H2SO4 plus thrice O2. बैलेंस करने के लिए 3 लगा लेना, thrice O2। ओजोन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं पास्ट में, इनमें से किस कंपाउंड को ओजोन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती, या इंटीजर टाइप में क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि आपको बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाएं और उसमें ये पूछा जाए किस किस को या कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स को ओजोन ऑक्सीडाइज कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ आ गया हुआ, आई थिंक फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ या रिएक्शन विद I2 रिएक्शन विद I2। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था I माइनस से ये I2 में ले गया था, यानी -1 से 0 में ले गया था। -1 से किस में ले गया था बेटा? 0 में। -1 से 0 में आने के बाद क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर ये माइनस से या आप 0 से मैं फर्दर ले जाता हूं इसे +7 स्टेट में या किसी +6 स्टेट में, यहाँ फर्दर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? ओजोन I2 को भी और I माइनस को, दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर मैं I2 ले लूं मॉइस्ट प्लस ओजोन से रिएक्शन कराऊं तो बेटा ये HiO3 बना देता है, HiO3 प्लस 5O2। और अगर I2 की जगह, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, I2 की जगह अगर मैं ड्राई ले लेता हूं तो बेटा ये बना देता है I4O9 प्लस 9O2। इसे बैलेंस भी कर देता हूं आपके लिए, यहां ट्वाइस आ जाएगा। 6th रिएक्शन लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स to higher oxidation state, like एक इक्वेशन लिख लीजिए, 2K2MnO4 plus ozone gives KMnO4 plus KOH plus O2। ये भी एक्वस लिया है आपने, यानी पानी साथ में है ही, प्लस H2 और कर लेना, प्लस H2 और कर लेना।
आपको मैंने अभी बताया था नेसेंट ऑक्सीजन अगर कोई रिलीज कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो बेटा उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, ये ध्यान रखना। विकास चैट ओपन कर दो, मैं एक और कंसेप्ट इसी से रिलेटेड समझा रहा हूं जो आने वाले चैप्टर में यूज होने वाला है। चलिए बेटा, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यहां तक नोट हो चुका है। मैं अभी समझा रहा हूं इसके आगे का, देखिए जरा इसका इस्तेमाल कहां करूंगा मैं। एक टेबल बनवा रहा हूं, 2 पेज छोड़ने के बाद बनाइएगा, 2 से 3 पेज छोड़ देना, 3 पेज छोड़ देना, उसके बाद एक टेबल टेबल बनाना। 3 पेजेस छोड़ देना जो आप लिख रहे हैं, जहां पे 3 पेजेस छोड़ देना, उसके बाद ये टेबल बनाना। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, थर्मल स्टेबिलिटी, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। बिकॉज ये चैट से हटा दो प्लस सब चीजें जो भी आ रही हैं, पूरे पेज छोड़ दो, 3 पेजेस छोड़ दो बेटा। अब एक चीज समझाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। चलिए, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, HClO4, HOBr, HOBr, HOI, HBrO3, HBrO4, HBrO4 और यहाँ HiO4, HiO3, HiO3। स्टेट यहाँ नजर आ रही है आपको, दैट इज Cl की यहाँ क्या होगी +1, यहाँ पर हो जाएगी +3, यहाँ हो जाएगी +5, यहाँ हो जाएगी +7, यहाँ हो जाएगी +7, यहाँ हो जाएगी +7। चलिए, एक सिंपल सा लॉजिक जो मैंने पहले कई बार पढ़ाते हुए आपको बताया है बेटा। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट याद है लिखा था, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर विल बी इट्स एसिडिक कैरेक्टर। ये पॉइंट लिखा था, आप देख पा रहे हैं कि HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूंगा बेटा, तो HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है, वो कहाँ आती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया। डाउन द ग्रुप जाऊंगा, अगर यहाँ पे सॉरी इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर डाउन द टेबल जा रहा हूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। थर्मल स्टेबिलिटी और हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों चीजें इंक्रीज कर रही हैं। अब एक बात समझो जरा ध्यान से, स्टेट जितनी ज्यादा है, यहाँ स्टेट ज्यादा आ रही है, Cl की +7 है, यहाँ पे +1 है। प्लीज ध्यान से समझना, इसे फर्स्ट केस समझो, इसे लास्ट ये सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड को बेटा अगर कंपेयर करूं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, कि काफी लोगों ने सही जवाब दिया जो आपने लॉजिक आज तक सोचे हैं कि सर मैक्सिमम स्टेट में अगर कोई चीज है तो उसके पास तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और चांस ही नहीं है। अगर बेटा प्रशांत शर्मा मैक्सिमम स्टेट में है तो वो कभी भी क्या करेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से गेन ही कर सकता है। अगर प्रशांत शर्मा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या होगा, उसका खुद का होगा, रिडक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है इस केस में। ये एक लौता केस है ग्रुप 17 के ऑक्सो एसिड्स के अंदर, मैं इसे पढ़ाऊंगा। ये मैंने अभी क्यों बताया आपको, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि जो ये आप देख पा रहे हैं HOCl, HOBr, HOI, ये बेटा जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये लोग नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ओजोन के केस में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ओजोन क्या करती है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देती है। नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करने की वजह से इनकी पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो आपको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेसेंट ऑक्सीजन अगर कोई भी कंपाउंड रिलीज कर रहा है तो बेटा ऑटोमेटिकली उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए ये टेबल बना के रखना है, इसे दोबारा मैं रिपीट करूंगा जब ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस बताऊंगा। प्लीज टेबल बना लीजिए। HiO4, 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 फोर्थ और 6 पॉइंट दोबारा अब नहीं आ सकता है बेटा। ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा होता है वो एक बार इरेज हो गया, दोबारा नहीं आ सकता। उसका एक ही तरीका है, आप प्लीज अपनी पॉज करके वीडियो को उसके बाद ही देखें। रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लिया सभी ने? पहले नोट कर लो, मैं ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल आपको देता हूं। पहले ये कंसेप्ट समझो ध्यान से, HF, HCl, HBr, HI, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ में आती है? इसमें किसी को डाउट? अभी ये नहीं लिखना है, पहले समझ लो सिर्फ, अभी कुछ नोट नहीं करना है, समझना है सिर्फ। कार्तिक निगम, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? कार्तिक निगम, इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक हम क्या लगाते हैं बेटा, इनके सबके हम लोग ब्रॉन्ज, ये सारे जो एसिड्स हैं HI, HCl, HBr, इन सबके हम लोग क्या कहते हैं, इनके कॉन्जुगेट बेस काउंट करते हैं। कॉन्जुगेट बेस इसका होगा F-, Cl-, Br- और I-। ठीक है, F-, Cl-, Br- और I-। एक पॉइंट और यहाँ नोट कीजिएगा, अब ये वाला पॉइंट नोट कर लो, हायर द स्टेबिलिटी, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, more stable, higher the stability of conjugate base, more acidic will be its corresponding acid। आप देखो F-, Cl-, Br- और I-, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या नजर आ रहा है? टेबल के आगे, टेबल के नीचे लिखना है, सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा I- है। F- सबसे ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है? फिर से एक बात समझो, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, छोटे चार्ज पे माइनस चार्ज आया, बड़े चार्ज पे माइनस चार्ज आया, दोनों पे -1 चार्ज आया है। तो चार्ज डेंसिटी नाम की एक चीज होती है, चार्ज डेंसिटी बढ़ने से अनस्टेबिलिटी आती है। तो जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, वही ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स का, वही ऑर्डर है इनके। अभी दिव्यांशु चल रहा है, टॉपिक बीच में आ गया है, इसलिए मैं समझा रहा हूं ये बात। ठीक है, अभी 3 पेज जो छुड़वाए हैं उसके आगे का कंसेप्ट समझा रहा हूं। नेसेंट ऑक्सीजन से बात शुरू हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है कि HF, HCl, HBr और HI, अगर इनका कंपैरिजन होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ
जैसे जैसे मैं ग्रुप में यहाँ टेबल में नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी क्या बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। जो समझा रहा हूं प्लीज उनको ध्यान से समझो चीजों को बेटा, ठीक है। इन द सेम वे, इन द सेम वे अगर मैं कंपेयर करूं, इन द सेम वे अगर मैं कंपेयर करूं, इसे रेज कर दूं क्या, नोट कर लिया? जल्दी नोट करो यार, फास्ट। एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस, अगर मैं बात करता हूं, जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसको ऐसे समझो, एक छोटे बच्चे के 10 रुपए खो गए हैं, वो कितना शोर मचाएगा, आपके 10 रुपए खो गए हैं, वो कितना शोर मचाएंगे आप, मेरे 10 रुपए खोए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जितने बड़े इंसान के 10 रुपए का लॉस हो रहा है, इन द सेम वे खुशी भी उतनी ज्यादा होगी। छोटे से बच्चे को 10 रुपए मिल जाए, वो बेचारा बहुत खुश होगा। आपको 10 रुपए कहीं मिल जाए, आप थोड़े से खुश होंगे। मुझे 10 रुपए मिलेंगे तो शायद मुझे लगेगा ठीक है हम पढ़े छोड़ दे, किसी और की करके उठा लेगा करके, ठीक है। चलिए आगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के आगे जो 3 पेज छुड़वाए हैं, जो 3 पेज छुड़वाए हैं मैंने, उन 3 पेजेस से पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था ओजोन, उस पर वापस आइए। एक टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है, वो मैं पहले बता रहा हूं, दैट इज दिस वन। हेडिंग डाल लीजिए, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज हाइड्राइड्स। 3 पेज से पहले आ जाइए, 3 पेज से पहले आ जाइए बेटा, 3 पेजेस से पहले आ जाओ। चलिए, हाइड्राइड जैसा यहाँ पे नजर आ रहा है कि ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं, दैट इज H2O, H2S, H2SC और H2TE। सबसे पहले बात करता हूँ, जो मैंने अभी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी उस वाले केस में, जो मैंने बात की थी उसी से कंपेयर करना है इसे, उसी से कंपेयर करना। HF लिया था, HCl लिया था, HBr लिया था, HI लिया था, HI लिया था। ये हेलोजन के हाइड्राइड्स कह सकता हूं क्या आने में, हेलोजन के हाइड्राइड्स। इन द सेम वे कंपेयर करूं अगर H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2O, H2S, H2SC, H2TE, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप अगर जाऊंगा तो बेटा इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी, बट ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने का एक और बड़ा कारण मेरे पास क्या है, इंक्रीज करने का एक और बड़ा कारण क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ अगर मैं बात करता हूं, बॉन्ड लेंथ क्या बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अभी एक बच्चे ने बोला था बेटा ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, ये बात समझ आती है। अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं, अगर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करता हूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, यहां देखिए जरा एक बार, इज दैट पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? जितना लंबा बॉन्ड उतना ब्रेक करना आसान या मुश्किल, इजी होगा उतना बॉन्ड ब्रेक करना। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है, तो एच का निकलना कैसा होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। प्लीज मेरे बच्चों ध्यान से समझना, अगर हाइड्रोजन का निकलना आसान होता जा रहा है डाउन द ग्रुप जाने में, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी बेटा। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ जो आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन सबसे जरूरी फैक्टर जो मैंने आपको बताया जो कभी फेल नहीं होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। प्लीज ये सारे पॉइंट नोट कीजिए, आगे चलता हूं।
कार्तिक, इसमें इनर्ट पे इफेक्ट का कोई रोल नहीं है बेटा। यस प्लीज नोट कर लीजिए इसे। चलिए जल्दी नोट कीजिए, चैट बंद करा देता हूँ, अदरवाइज तो आप पढ़ पाएंगे शायद। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रीजन हो सकता है, बट वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता है बेटा। चलिए मैं आप बता रहा हूं आपको, देखिए ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा था, प्लीज ये पॉइंट नोट कीजिए। एसिडिक नेचर ये पॉइंट है, H2O, H2S, H2SC, H2T. The hydrides of group 16 elements are weakly acidic. The acidic character of these hydride increases with increased atomic number. Thus, the acidic strength of these hydride increases as we move from O to T. Because of this increase in distance between the central atom and hydrogen, which favor the release of hydrogen as proton easily. अच्छा, बॉन्ड तोड़ना अगर आसान है, अगर बॉन्ड तोड़ना आसान है, अगर बॉन्ड तोड़ना आसान है, तो क्या बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, बट ऑब्वियस सी बात है। इसी के ऊपर एक और पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा H2O, फिर H2S, फिर H2SC, फिर H2T। बिल्कुल ये दोनों अपोजिट ऑर्डर्स हैं एक दूसरे के। एच तोड़ना अगर आसान हुआ, एच का टूटना आसान हुआ, एच का टूटना अगर आसान हुआ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। प्लीज इसे नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। प्रीवियस स्लाइड से नोट करना शुरू करना, प्रीवियस स्लाइड से, यहां से नोट करना शुरू करना बेटा, यहां से नोट करना शुरू करना। हाइड्राइड्स की मैं बात कर रहा था, शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप और स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, H2O, H2S, H2O एंड H2S। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? H2O का ज्यादा, H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा, H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर क्या नजर आ रहा है? जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम, अगर नीचे जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ क्या हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास आ गए, पास आने से क्या हुआ? रिपल्शन हुआ, पास आने से क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। रिपल्शन होने से क्या होगा बेटा? तीसरे पेज, जो 3 पेज छुड़वाए थे वहीं पे कंटिन्यू करना। ओजोन के बाद दोबारा टॉपिक पे वापस आ गया हूं मैं। प्लीज अब यहाँ नोट कीजिए, चैट डिसेबल कर दो विकास, प्लीज चैट डिसेबल कर दो। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोबारा समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझिएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। अब चैट डिसेबल्ड है, आप लोग शायद थोड़ा दिमाग ज्यादा चला पाए अपना। H2O, H2S, H2SC, H2T, सारी बातें दोबारा समझा रहा हूँ। अगर स्ट्रक्चर देखता हूँ, दो से ही समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ऑक्सीजन और सल्फर, among them, among oxygen and sulfur, oxygen is more electronegative,
देन सल्फर। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना। तो टेंडेंसीज की क्या है? शेयर्ड पेयर जो बीच में रखे हुए हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें ये अपनी तरफ खींचेगा। तो कुछ देर के बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। अब ये पास आ गए तो इनके बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, is more in H2O than H2S, than H2S, more in H2O than H2S। इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जाऊंगा, सब में सेंट्रल एटम देखोगे। एज वी गो डाउन द ग्रुप जाऊंगा अगर मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, सबके पास दो दो लोन पेयर आ रहे होंगे। अब लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे मैं चेक नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज बचती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस में मैं बॉन्ड एंगल को इंक्रीज दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब इसके आगे की जो बात है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। यहाँ तक का प्लीज नोट कर लीजिए। 6:26 हो रहे हैं मेरी वॉच के अकॉर्डिंग। 6:28, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ एनालाइज करने का, ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप प्लीज क्लास के बाद मुझे कॉल करके कोई बच्चा पूछ लेना कि सर आपने क्या बताया था, ये स्लाइड मुझे समझ में नहीं आई है। ठीक है। कॉल नहीं उठा पाऊंगा, प्लीज मैसेज ड्रॉप करना। आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू कॉल बैक। डाउन द ग्रुप में अगर जाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप अगर जाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन, अगर इनकी मैं बात करता हूं तो बॉन्ड लेंथ H2O में OH की और HS की बॉन्ड लेंथ बेटा, बट ऑब्वियस सी बात है HS की ज्यादा होगी, बिकॉज सल्फर का साइज बड़ा है। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे साइज मेरा इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर वीक होगी तो H का निकलना ज्यादा आसान होगा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? एसिडिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? H2O, उससे ज्यादा H2S एसिडिक होगा, देन H2SE, देन H2TE, देन H2TE। ये सेकंड पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसी के उल्टा अगर मैं देखता हूं, अगर स्टेबिलिटी की बात करता हूं, देखो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, स्टेबल बॉन्ड की अगर बात है, तो थर्मल स्टेबिलिटी की मैं अगर ऑर्डर लिखना चाहता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसे मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से, या और टाइम दे रहा हूं आपको, प्लीज आप नोट कर लो, टाइम दे रहा हूं अभी, प्लीज नोट कीजिए। थर्मल स्टेबिलिटी बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी जो एसिडिक स्ट्रेंथ था उसका ऑपोजिट थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
क्योंकि जितना स्टेबल बॉन्ड है, जितना स्टेबल बॉन्ड है उतना ही उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो आपको याद होगा मैंने बॉइलिंग पॉइंट आपको एक वर्ड बताया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक H2O नाम की चीज आ रही है। H2O के अंदर क्या है, लास्ट क्लास एंड की थी यही इसी पॉइंट पे कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कैसी, इंटरमोलिक्यूलर। कैसी होती है, इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा उसका, ऑर्डर क्या होगा उसका, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। नोट साथ साथ करते रहिए, चैट करनी नहीं है आपको, तो पूरा फोकस आपका या तो मेरी बातों पर होगा या फिर पूरा फोकस आपका लिखने में होना चाहिए। इससे पहले एक ऑर्डर और बताना चाहता हूं, एक ऑर्डर और डिस्कस कर लेते हैं, वोलेटिलिटी। ये नोट हो गया सभी का, नोट हो गया है तो चलते हैं एक बार वापस, वापस आ रहा हूं मैं उसी पॉइंट्स के ऊपर अपने। यस बेटा, ये था शेप और स्ट्रक्चर्स जो मैंने अभी डिफाइन कर दिए आपको सारी। H2O हो, H2SO, H2SC, H2TE, इन सबके एंगल्स डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन है आपको। ऑल दीज हाइड्राइड्स, प्लीज आराम से नोट कीजिए, 2-2 मिनट का समय हर स्लाइड पर दूंगा। ऑल दीज हाइड्राइड्स H2M टाइप, H2M टाइप, जैसे H2O है, H2S है, हैव एंगुलर स्ट्रक्चर। इनकी शेप कैसी आ रही है बेटा, एंगुलर आ रही है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ये शेप कैसी है, एंगुलर शेप है या बेंट शेप है, एंगुलर शेप है या बेंट शेप है। द सेंट्रल एटम इन दीज हाइड्राइड शोज sp3 hybridization, thus there are two bond pair and two lone pair of electron in the molecule of these hydride due to strong lone pair repulsions. The HMH angle in hybridization are less than the tetrahedral, छोटा होगा पहले बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से। साथ के साथ अगर मैं इन दोनों के कंपेयर करूंगा आपस में, तो बॉन्ड एंगल H2O और H2S, जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर होने की वजह से जो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। विकास चैट ओपन कर दो प्लीज, विकास चैट ओपन कर दो, और सभी बच्चे मुझे बताएं क्या ये वाली स्लाइड फर्स्ट स्टेप क्लियर है, शेप और स्ट्रक्चर वाला। थोड़ा रुक जाना, चैट इनेबल होगी तभी आएगा मैसेज। यस प्लीज, अब बताइए। परफेक्ट, बहुत सारे बच्चों का यस आ गया है, जिन लोगों का नो आया है प्लीज 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 रिकॉर्डिंग को 2-3-4 बार देखना, ठीक है, रिकॉर्डिंग को 2-3-4 बार देखना। मेजोरिटी बच्चों को समझ में आ गया है कि डाउन द ग्रुप में अगर जाऊंगा तो बॉन्ड एंगल मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल मेरा डिक्रीज करेगा। चलिए आगे, एक क्वेश्चन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बेटा एक बात समझो ध्यान से, देखो एक बात समझो प्लीज मेरे बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको इतनी समझ में देर क्यों आता है ये समझ नहीं आता। देखो अगर मैं CH4 की बात कर रहा हूं, अगर मैं CH4 की बात करता हूं, NH3 की बात करता हूं और H2O की बात करता हूं, देखो मैं आखिरी बार समझा रहा हूं ये चीज आपको, प्लीज कोशिश करो समझने की। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर 0 लोन पेयर है, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं, तीनों sp3 हैं, तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ऑल हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑल हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है, जिसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं, ज्योमेट्री ये होती है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। यहाँ बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री का, यहाँ बॉन्ड एंगल हो जाता है 105 डिग्री का। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन आएगा,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन आया तो बॉन्ड एंगल छोटा कर दिया लोन पेयर ने। यहाँ लोन पेयर के बीच में और रिपल्शन आया तो बॉन्ड एंगल और छोटा हो गया। ये स्टेप सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। ये स्टेप सबको क्लियर है? थैंक यू सो मच। नोट करना चाहते हो कर लो, नहीं तो समझ में आ रहा है तो नोट करने के लिए तो बेटा 1000 किताबें कहीं से भी नोट कर लेना यार, कंसेप्ट समझो। लास्ट स्लाइड लिखवा दूंगा। अब इसी का आगे सेकंड फॉर्म देखते हैं। अब बात करता हूं मैं H2O और H2S की। H2O H2S, अगर यहां पर बात करता हूं, यहां पर दोनों के पास दो दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं। तो लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट जो टेट्राहेड्रल का होना चाहिए था उससे तो हो गया कम, उससे तो हो गया कम, ये तो समझ में आ गया। बट अगर इन दोनों का कंपेयर मैं करता हूं आपस में, इन दोनों का जब मैं आपस में कंपेयर करता हूं तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सल्फर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो शेयर्ड पेयर बीच में रखा हुआ था ये पास आ जाएगा। अब ये पास आ जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा था आप लोगों ने। बेटा H2S में चाहे प्योर की हाइब्रिडेशन की बात कर, दो लोन पेयर तो आएंगे ही ना। ठीक है, चलिए आगे वापस आ रहा हूं, नोट करने का समय दे रहा हूं, नोट कीजिए जल्दी से, नोट करो जल्दी से जल्दी। हो गया है, चले आगे। जिनका नहीं हुआ है प्लीज रोक करके प्लीज बना लेना। MHM बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये सिंपल मैथ्स में करते थे यार, बॉन्ड एंगल नहीं कभी निकाले। अगर ये ट्राइंगल है यार, तुम कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हो, तुम 12वीं में कैसे आ गए तुम। अगर एक एंगल है BOA तो ये एंगल क्या कहलाएगा, AOB कहलाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है MHM एंगल, बस एक एंगल वर्ड और लगाना था तब आपको क्लियर होता क्या। यार तुम IIT जाने वाले हो यार। वापस फिजिकल स्टेट की जहां तक बात है, फिजिकल स्टेट में वाटर हैज unusual high boiling point as compared to other hydrides of this group due to hydrogen bonding. The volatility of these hydrides follow this order. देखो H2O की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, वोलेटाइल वो होगा जो बहुत हल्का होगा, जो सबसे हल्का होगा वो वोलेटाइल होना चाहिए। तो इस ग्रुप के अंदर अगर हाइड्राइड्स की बात कर रहा था तो H2O का मास सबसे कम है, H2O का मास सबसे कम है, H2O का मास सबसे कम है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्लस्टर फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है, क्लस्टर फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास पास आने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आने की वजह से इसकी वोलेटिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद हल्का कौन है, H2S, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद H2SC H2Te। तो याद रखना अगर इनके हाइड्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर H2S है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, व्हाई H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस। तो इसका आंसर भी क्या है, ओनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, प्लीज सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फॉर एज इट्स लो वोलेटिलिटी। संडे आप लोगों की मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। तनिष्क सोनी, इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। तनिष्क सोनी, आप इस बात को ऐसे समझो, अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ता जा रहा है।
पता नहीं कौन पागल लिखे जा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अबे किसके लिए लिख रहा है भाई, ये तो बता दे। ऑक्साइड्स में ये बात चल सकती है, ऑक्साइड्स में ये बात चल सकती है। देखो एसिडिक कैरेक्टर केवल एक पॉइंट हाइड्रोजन रिलीज करने पे थोड़ी डिसाइड करते हैं। अगर हमें बात करता ऑक्साइड्स की, डाउन द ग्रुप जाता तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, अगर ऑक्साइड की बात करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, जो हवा में उड़ जाए अपने आप। वोलेटाइल इन नेचर से कपूर होता है, सबलाइम कर जाना, सबलाइम कर जाना। इस संडे टेस्ट छोड़ना है आप लोगों का, नेक्स्ट संडे टेस्ट है। टेस्ट कैंसिल करा लेंगे यार, बात कर लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे सर से। क्लस्टर मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाना, पार्थ शर्मा जी, झुंड बना लेना। कोई कह रहा है 30 सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड लगा दो, बेटा नोट बाद में कर लियो ना, रोक करके जब रिकॉर्डिंग मिलेगी। लास्ट स्लाइड ले लो, 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ, 1 2। मन मन में बोल रहा हूँ 30 के बाद चेंज कर दूंगा। कोई महानुभाव लिख रहे हैं वाई H2O इज sp3। H2O sp3 क्यों है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना 11th का पहले, ये जब मैं पढ़ाऊंगा उस क्लास को अटेंड कर लेना। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, नेक्स्ट नोट कीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर। बॉइलिंग पॉइंट का यही ऑर्डर रहने वाला है, बस इसमें एक चेंज आएगा, एक चेंज आएगा, एक चेंज छोटा सा ही आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा ये होगा, H2O का सबसे ज्यादा, देन H2S, फिर ये बढ़ता जाएगा H2SE, H2T। मैक्सिमम इसका होगा अपने ग्रुप में, मैक्सिमम among them due to hydrogen bonding। क्लस्टर फॉर्मेशन बेटा कितनी बार बोलता हूं, क्लस्टर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा हो जाना, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तुम्हारी ना केमिस्ट्री वीक नहीं है, अंग्रेजी वीक है थोड़ी सी। चलिए ये भी सभी नोट कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। all hydrides of group 16 elements except H2O are reducing agents. The reducing power of these hydride increases in going from H2O to H2S to H2T, which may be due to the increase in size of central atom and hence decrease in the bond energy of MH। जितना आसानी से H रिलीज हो जाए, जितना आसानी से H रिलीज हो जाए, उतना ही अच्छा क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितना आसानी से O रिलीज हो जाए, उतना ही वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा,
जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H बॉन्ड टूटना सबसे आसान कब होगा? जब आपका बॉन्ड लेंथ वीक होगा या बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलूं आगे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करें, H2O को छोड़ करके बाकियों का ऑर्डर कैसा होगा? H2S, H2SE, H2TE, H2TE। चलिए प्लीज नोट कीजिए इसे भी। सुयश जैन, बेटा आपके साथ के कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से इंग्लिश में इनका हाथ जबान दोनों तंग है। अब वापस नहीं जाऊंगा मैं फॉर श्योर। आप लोगों के बैच का काफी पीछे सिलेबस चल रहा है, प्लीज पढ़ाने दीजिए, खुद भी थोड़ा ध्यान लगाइए। प्लीज नोट करो, दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम, जल्दी नोट करो। अब जब मैं लिखने का टाइम देता हूँ उस टाइम में बहुत सारे बच्चे चैट कर रहे होते हैं। बेटा चैट करते रहोगे तो लिखोगे कब बेटा? चलिए आगे चल रहा हूं मैं, नहीं हुआ नोट तो इट्स नॉट माई हेडेक। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड पर आ जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक टॉपिक है, एनसीईआरटी का है, इसे नोट मत कीजिएगा प्लीज, इसे नोट मत कीजिएगा। प्रिपरेशन आपको याद रखनी है। SO3 के अंदर मैंने आपको पी पाई डी पाई बॉन्ड पढ़ा दिया था क्या क्लास में? SO3 के अंदर मैंने पी पाई डी पाई बॉन्ड बता दिया था। चलें आगे चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे आता हूं सीधे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर भी पढ़ा दिए क्या मैंने आपको? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, the oxo acids of sulfur are numerous and more important than those of HC and TE. Many of the oxo acid sulfur does not exist as in free state acids but known as anion and salts. Acids ending with OUS, ending with OUS have S in the oxidation state of +4 and form salts ending in ite. यानी अगर OUS है कहां पर? एसिड के एंडिंग में अगर OUS आ रहा है, जैसे सल्फ्यूरस, जैसे सल्फ्यूरस, तो बेटा वो सॉल्ट कैसा बनाएंगे? उनका जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, उनका जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? उसके लास्ट में आइट आ रहा होगा, जैसे सल्फ्यूरस से सल्फ्यूराइट बनेगा, सल्फ्यूरस से सल्फ्यूराइट बनेगा। प्लीज नोट कर लो इसे, ये जरूरी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इतना डिटेल में। हेडिंग डालो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं है बेटा, नोट करना था उसे, नोट बाद में आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। यहां पर आ जाइए, काम की चीज है। इसके बाद है एसिड्स एंडिंग विद इक, एसिड्स एंडिंग विद इक, जैसे सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक से क्या बनेगा? सॉल्ट जो बनेगा वो बनेंगे सल्फेट, उनके लास्ट में क्या आएगा? एट आएगा। केशव क्या एक्सप्लेन कर दूं फिर से बेटा? चिताली एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं अभी यार, क्या पूछ रहे हो? ये अभी बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं मैं इनकी।
आप इसे नोट कीजिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आपके हाथ आपकी दिमाग से रिसेंबल करेंगे, वो बता देंगे, आपका ब्रेन को एक्टिव करेंगे। क्या लिखा हुआ, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, एसिड्स जिनकी एंडिंग OUS से होती है, जिनकी एंडिंग OUS से होती है, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, और उनकी सॉल्ट में जो आता है वो एंडिंग में हमेशा आइट आता है। ठीक है, अभी एग्जांपल लेने वाला हूँ बहुत सारे एसिड्स जिनकी एंडिंग इक से होती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक से ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है इसमें, और सॉल्ट के फॉर्मेशन के एंड में क्या आता है, 8 आता है मेरे बच्चों। परऑक्सी सबऑक्सी लिंकेज में ऑलमोस्ट मैं सारे एसिड्स बता चुका हूं, फिर भी एक बार एक टेबल बना लीजिए ताकि आप लोगों को फिर से याद हो जाए या फिर से आपके दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है इसके बाद, ये तो फॉर्मेशन है, छोड़ देते हैं इसे, वापस आते हैं। यस बेटा, प्लीज नोट डाउन दिस। एक क्वेश्चन 100% है, जेई में आना तय है, या तो मेंस में आएगा या एडवांस में आएगा। 100% क्वेश्चन आता है, 100%। सबसे पहली होती है सल्फ्यूरस सीरीज, सल्फ्यूरस सीरीज, सल्फ्यूरस सीरीज, SULPHOUROUS, SULPH, सल्फ्यूरस, UROUS, सल्फ्यूरस सीरीज। पहला एसिड है इसमें H2SO3, H2SO3, H2S2O5, H2S2O5, सल्फ्यूरस एसिड, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। जो इससे पहले लिखा था समझ में आया, लास्ट में OUS आ रहा है, लास्ट में जब OUS आ रहा है तो जब इसका सॉल्ट फॉर्म करूंगा, सॉल्ट फॉर्म कैसे करूंगा, ये H+ हटाऊंगा, इसी जगह मेटल ले आऊंगा, क्या ले आऊंगा, मेटल ले आऊंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आइट आएगा लास्ट में सॉल्ट के। ठीक है, आगे चल रहा हूं, दिस इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इनकी स्ट्रक्चर्स आप सभी बना सकते हैं, आपको परऑक्सी सबऑक्सी लिंकेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। H2SO3 की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, H2 है ना, तो 2 H आ जाएंगे यहाँ पर, ये बॉन्ड कम हो जाएगा एक, +4 स्टेट आपको नजर आ रही है। H2S2O5 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये बनाया था, सब ऑक्सी लिंकेज आपको बताई थी। इसमें एक सल्फर की स्टेट +5 है, एक की स्टेट आपको याद होगा +5 थी, एक की स्टेट +3 है। एवरेज दोनों का निकालोगे 4 आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वरुण मोदी जी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, कॉमन नेम बता दूंगा जिसकी जरूरत है बताने की। सल्फ्यूरस सीरीज, ये 2 एसिड याद रखना। एक थर्ड एसिड और आता है इसी के अंदर, H2S2O4, डाई थायोनस एसिड, एसिड। इसकी स्ट्रक्चर भी बड़े आराम से बना सकते हैं आप लोग, S S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH। यहाँ भी सल्फर की स्टेट क्या आ रही है मेरे पास, दैट इज +3 आ रही है, लेकिन +3 +3 +6 आनी चाहिए, +3 आ रही है यहाँ पर, एनीवेज डजंट मैटर,
ये भी सल्फ्यूरस एसिड का ही सीरीज का पार्ट है। केशव नहीं दिखा पाऊंगा यार, सॉरी, पिछली साइड पे नहीं जाना चाहता मैं वापस, प्लीज आप इसे नोट कीजिए। क्लास के लास्ट में 2 मिनट के लिए दे जाऊंगा, 2 मिनट बचे हैं, मुझे 6 एसिड और लिखने हैं। +3 होगी दोनों की स्टेट, +3 बोथ, यहाँ भी +3 होगी स्टेट। चलिए आगे चल रहा हूं, इसे इरेज कर रहा हूं। I am erasing this. 1 2 3 4 5, that's it, thank you, erase। नेक्स्ट पॉइंट, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, सेकेंड सीरीज है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। मेरे साथ साथ लिखोगे तो जल्दी लिख पाओगे। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में पहला एसिड लिखो H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे, नाम सुना हो, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहला एसिड यही सुना था, सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड एसिड इस सीरीज में आता है हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2S2O5, H2S2O3, H2S2O3, this is थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रक्चर इसकी बना लीजिए, S डबल बॉन्ड S, OH डबल बॉन्ड O, OH। एक सल्फर की स्टेट है बेटा -2, एक सल्फर की स्टेट है -2, और इस सल्फर की स्टेट होगी +6। 1 2 3 4 5 6, लेकिन कैंसिल हो जानी चाहिए थी, फिर तो 4 आनी चाहिए थी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी कैलकुलेट। -2 यहाँ पे +6 हो जाएगी, फिर नो इश्यूज, +6 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन H2S2O7, H2S2O7, that is डाई और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, डाई और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर बनवाई थी क्लास में मैंने, याद होगा, नो सब ऑक्सी, नो पर ऑक्सी, ऑक्सीजन बीच में आएगा, 2 सल्फर के बीच में ऑक्सीजन लगाइएगा और दोनों सल्फर को 3-3 ऑक्सीजन दे दीजिएगा, और एक एक के साथ ऐसे लगाना ऑक्सीजन के, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेना, करवाया हुआ क्लास में। नेक्स्ट चल रहा हूं बेटा, थर्ड सीरीज हमारे पास होती है सल्फर की, थायोनिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज। इसमें पहला एसिड लिखिए डाइथायोनिक एसिड, दैट इज H2S2O6, H2S2O6, दिस इज डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाई हुई है आपने इसकी, यहाँ पे आपको सब ऑक्सी लिंकेज नजर आ रही है, 12 और 2 14 और -12, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। स्ट्रक्चर याद रखना है, टू बी रिमेम्बर्ड, ये स्ट्रक्चर यूनिक है। आगे चल रहा हूं बेटा, पॉलीथायोनिक एसिड, H2SNO6, H2SNO6, N बिलोंग्स टू 1 to 12 नंबर ले सकता है। पॉलीथायोनिक एसिड, इसे बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सीरीज चल रही है एसएस की, यहाँ पे बीच में N एलिमेंट्स आ जाएंगे, लाइक दिस।
तो ये जो सल्फर आएंगे ये टर्मिनल सल्फर जो हैं, टर्मिनल सल्फर, इनकी स्टेट होगी बेटा +5। जो बीच में सल्फर आ रहे हैं, बिटवीन जो आ रहे हैं, बिटवीन टर्मिनल या रेस्ट सल्फर हैव 0 स्टेट। रेस्ट हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लीज जल्दी नोट कीजिए, प्लीज जल्दी नोट कीजिए बेटा। एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जितने मर्जी सल्फर बीच में ला सकते हो आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लास्ट बता रहा हूं, परऑक्सो सीरीज, परऑक्सो एसिड सीरीज। इरेज कर रहा हूं सब कुछ, सब कुछ इरेज कर रहा हूं, इस पे ध्यान दे लीजिएगा। H2SnO6, एन की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा मैं अगर, तो यहाँ पे सब ऑक्सी लिंकेज आपको नजर आ ही रही है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल सल्फर दिखाए हैं, दिस वन एंड दिस वन हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 2 3 4 5, और ये बीच में जितने भी सल्फर आ रहे हैं, इन सारे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। चलें आगे, नेक्स्ट, दिस इज परऑक्सो सीरीज, परऑक्सो एसिड सीरीज। परऑक्सो एसिड सीरीज में पहला एसिड है हमारे पास, दैट इज H2SO5, H2SO5। दिस इज कॉल्ड परऑक्सो, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। सीबीएसई बोर्ड में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। दैट इज SOOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, सल्फर की स्टेट +6 आ रही है। एक और सीरीज लिख लीजिए, दैट इज एक और, दैट इज परऑक्सो H2S2O8, बनवाया हुआ है क्लास के अंदर मैंने आपको। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ाऊंगा, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आऊंगा 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।